Hello friends, good afternoon. You're most welcome in Remedy Physics classes. Okay, and I am Ekar Roy. We will today study electric charge, and in this class we will study the about the एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो देखते हैं क्या आगे का हमारा कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रीवियस क्लास में जो भी नोट्स वगैरह था वो सारा कुछ आप कंप्लीट कर चुके होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ इक्वल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तो सिंपली हम यहाँ पे राइट तो कर देते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता. ठीक है, और सिंपली हम लोग इसका यूज भी कर लेते हैं. लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, ठीक है, खास करके मेडिकल वगैरह के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हम उस क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते हैं, तो उसी के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे, और आगे का और भी जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो टॉपिक हमारा 9 नंबर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग 10 नंबर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है ये टॉपिक है एब्सोल्यूट परमिटिविटी. और इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इसका राइट कर लेते हैं कि क्या डिफिनेशन है नहीं है, फिर उसके बाद आगे हम लोग स्टडी करते हैं. तो अगर इसका डिफिनेशन आप लिखेंगे, इसको आप एब्सोल्यूट के जगह आप लिखें रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का हम लोग पहले डिफिनेशन लिखेंगे. फर्स्ट डिफिनेशन, रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हम इंडिकेट करना चाहेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग सिंपली एप्सिलॉन से भी इंडिकेट करते हैं. ठीक है, और इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर से इंडिकेट करते हैं और के से भी इंडिकेट करते हैं. तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन आर लिखेंगे. ठीक है, और इसका डिफिनेशन लिखेंगे. इट इज द रेशियो ऑफ absolute permittivity of medium to absolute permittivity of air or vacuum. ठीक है, अब यहाँ से इसका लिखना चाहेंगे हम, इसको हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट
permittivity of medium by absolute permittivity of एयर, या इसको आप वैक्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग सिंपली एप्सिलॉन आर से भी इंडिकेट करते हैं और के से भी इंडिकेट करते हैं, इसलिए कि एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग दो सिंबल से इंडिकेट करेंगे, एक आपका एप्सिलॉन आर होगा, दूसरा आपका के होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से इंडिकेट करेंगे। तो एप्सिलॉन आर से अगर आप इसको इंडिकेट करेंगे तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो कहीं कहीं आपको किसी बुक वगैरह में ओनली इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? सिंपली एप्सिलॉन से भी इंडिकेट करते हैं। और इसको और ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आए और कंफ्यूज ना करें तो इसलिए हम लोग एप्सिलॉन में एम लगा देते हैं मीडियम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन एम इंडिकेट करेंगे, किसके लिए? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए। तो यहाँ से हम लोग इसको एप्सिलॉन एम हम लोग लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एप्सिलॉन नॉट का। तो इसको हम लोग पढ़ते क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इसको ईपी लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या हम लोग ये यूज करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं, एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात करेंगे, किसका? तो परमिटिविटी ऑफ एयर की अगर बात करेंगे तो परमिटिविटी ऑफ एयर के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको ये डिफिनेशन वगैरह लिख दिया, लेकिन रियल में ये होता क्या? तो मैं आपको इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को कहा है कि हम लोग जब भी फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को स्टडी करेंगे तो कोशिश करेंगे हॉलिस्टिक मेथड से उसको स्टडी करने का, एक बेस्ट एग्जांपल को कंसीडर करके उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। तो आप इसको बेस्ट एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझते हैं कि सबसे पहली बात आप इसको राइट करेंगे। इसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ। राइट कर चुके होंगे, ठीक है। तो देखें, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि टू चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 यहाँ है, दूसरा Q2 हमारा यहाँ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि वी नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आर एक्सर्ट बिटवीन दीज चार्जेस। इस चार्ज के बीच में क्या होगा? हमारा फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन वो फोर्स का जो वैल्यू है, ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है हमारा, उसके बारे में हम लोग कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टडी किए थे कि फोर्स जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा और F जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होगा। ये बात जानते हैं आप सिंपली, ठीक है, कि फोर्स उन दोनों चार्ज के बीच में जो हमारा फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे? तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे। किस पे डिपेंड करता? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बट ये दो फैक्टर के अलावा हमारा जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज आल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये दो चार्ज पार्टिकल्स जिस मीडियम में हमारा रखा हुआ है, कैप्ट है, उसके मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो वो मीडियम हमारा कैसा होगा, तो उसी मीडियम, अब वो मीडियम अगर हमारा अगर एयर है तो एयर के लिए जैसे कि हम लोग यूज करते हैं कि एयर का जो ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं तो 1 यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अदर के लिए यूज करते हैं तो उससे ज़्यादा हमारा वैल्यू होता है, 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मीडियम जो है हमारा, ये मीडियम हमारा क्या करेगा कि जो फोर्स दो चार्ज के बीच में लग रहा उस फोर्स को वो क्या करेगा, रेसिस्ट करने का काम करेगा। किसका काम करेगा, वो रेसिस्ट करने का काम करेगा। तो जो रेसिस्ट हमारा जो मीडियम फोर्स जो हमारा दो चार्ज के बीच में लग रहा है उस फोर्स को रोकने का काम जो मीडियम करेगा। तो मीडियम के इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए हम लोग यहाँ पे, और इसको आप डिफरेंट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर आप समझना चाहते हैं तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करता है तो वायर में एक प्रॉपर्टीज होता है हर एक कंडक्टर में कि वो करंट के कुछ पार्ट्स को वो फॉलो करने से रोकता है, और उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो हमारा परमिटिविटी होता है, ठीक है, तो परमिटिविटी का सीधा मतलब होता है कि कितना हमारा फोर्स, कितना मीडियम के कारण कितना हमारा दो चार्ज के बीच में फोर्स हमारा कितना रेसिस्ट हो रहा, ठीक है। और इसी का और यहाँ पे जो हम लोग रिलेटिव पढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, तो आप रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में समझ लो कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि कहीं पे भी हम लोग जब किसी वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो पार्टिकुलर वहाँ पे क्या करते हैं कि एक ऑरिजिन पॉइंट मान के चलते हैं। सपोज दैट कि अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 1 2 1 2 3, तो यहाँ एक ऑरिजिन पॉइंट है और पार्टिकुलर यहाँ से हमारा क्या है, एक मल्टीपल डिस्टेंस है। तो हम यहाँ से कंपेयर या फिर ये कंपेयर करते हैं कि ये कितना हमारा 1 की अगर बात कर रहे हैं तो 1 हमारा कितना टाइम्स, हम 2 की बात कर रहे हैं तो 2 हमारा कितना मल्टीपल है किसी अदर का। तो एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। तो रेफरेंस के फॉर्म में हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं, अब जैसे कि एक और एग्जांपल आप समझेंगे कि सपोज दैट, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ इसको समझने के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी को, ठीक है। सपोज दैट 2 चार्ज पार्टिकल है, ये Q1 और Q2 है, ठीक है। आगे जाकर के हम लोग इसका क्वेश्चंस बनाएंगे। ये दोनों अभी हमारा एयर में रखा हुआ, किस में रखा हुआ, एयर में रखा हुआ, ठीक है। चार्ज का वैल्यू हमारा सेम रहेगा, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में सपोज दैट d डिस्टेंस हमारा है, ये डिस्टेंस भी सेम रहने देते हैं। अगर यहाँ पे इन दोनों चार्ज के बीच में अगर आप फोर्स हमारा F लग रहा, कितना लग रहा हमारा, F फोर्स लग रहा। अब इसी दो चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या किया कि इमर्ज्ड कर दिया किसमें, लिक्विड में। इसको फिर से हम ला करके यहाँ क्या किए, इसको हमने इमर्ज्ड कर दिया किसमें, लिक्विड में इमर्ज्ड कर दिया। Q1 चार्ज है हमारा, Q2 है और d डिस्टेंस है दोनों के बीच, और फिर से इसको मैंने क्या किया, वी इमर्ज्ड इन बोथ चार्ज इन लिक्विड एट द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन का मीन्स ये है कि Q1 और Q2, द वैल्यू ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेम एज एयर, ठीक है। लिक्विड में भी हमारा क्या, जिस तरह से दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस और चार्ज का वैल्यू सेम रखे। तो यहाँ पे अगर फोर्स की बात अगर हम करेंगे तो फोर्स का जो वैल्यू होता है हमारा, ये फोर्स का वैल्यू हमारा Fm, अगर मीडियम की बात करेंगे तो Fm बराबर F बाय F एयर बाय F18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब ये 18 क्यों हो गया, क्योंकि 18 इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वैल्यू हमारा K का, किसका, वाटर के लिए,
जिसको कि हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है वो हमारा कितना 80 है। 80 का मतलब ये है कि अगर एयर में 1 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, तो अगर उसी कंडीशन सेम डिस्टेंस और सेम चार्ज का वैल्यू रखेंगे तो वो वाटर में जाने के बाद, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। अगर सपोज दैट 80 न्यूटन का फोर्स है हमारा किसमें, एफ एयर में दो चार्ज के पार्टिकल्स के बीच अगर हमारा कितना फोर्स लग रहा, 80 न्यूटन लग रहा, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा। लेकिन अगर इसी को हम लोग ले जाते हैं किसमें, एफ मीडियम की जगह किसमें, वाटर में ले जाते हैं, तो ये जो फोर्स होगा हमारा 80/80, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये कि मीडियम में जाने के बाद दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स 80 न्यूटन लग रहा था अब वो 1 न्यूटन लगेगा। दैट मीन्स ये कि 80 टाइम्स जो है हमारा फोर्स वो क्या हो चुका है, डिक्रीज कर चुका है। तो ये फोर्स हमारा डिक्रीज किया दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच, किसके कारण, ये हमारा डिक्रीज किया है आपको किसके कारण, तो जो मीडियम हमारा प्रेजेंट था दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में उसके कारण, ठीक है। तो ये हमने कंपेयर किया कि 80 टाइम्स हमारा फोर्स हमारा रिड्यूस हो गया। तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर मैं कर रहा हूँ एयर का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उससे कंपेयर कर रहा है। तो जब एयर के एब्सोल्यूट परमिटिविटी से किसी मीडियम का जो परमिटिविटी है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू होता है या जो क्वांटिटी होता है, जो कांस्टेंट होता है, वही कांस्टेंट आपका कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, जिसको कि हम लोग के से या फिर किससे इंडिकेट किए थे, एप्सिलॉन आर से इंडिकेट किए थे। और इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे क्या, के इक्वल एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट लिखे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि एप्सिलॉन एम किसको बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट किसको बोलेंगे और के किसको बोलेंगे। तो के हमारा क्या कहलाएगा, के या फिर के को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, के को हम लोग एप्सिलॉन एम से भी आर से भी इंडिकेट करेंगे, के को हम लोग किससे एप्सिलॉन आर से भी इंडिकेट करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट जो होगा परमिटिविटी होगा किसके लिए, एयर के लिए होगा। एप्सिलॉन नॉट एयर या वैक्यूम के लिए यूज कर देंगे हम लोग सिंबल के फॉर्म में या समझने के लिए। और एप्सिलॉन एम जो यूज करेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए यूज करेंगे। और के और एप्सिलॉन आर जो होगा हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होगा, ठीक है। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इसको एक तो हम लोग डिफाइन किए किसके अकॉर्डिंग, ये डिफिनेशन हमारा था किसके अकॉर्डिंग, ये डिफिनेशन हमने लिखा आपको डायरेक्टली कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ये रेशियो होता है किसका, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। अब इसको हम लोग जिस तरह से यहाँ हमने डिफाइन किया कि जब दोनों को डिफरेंस करके अगर एक चार्ज पार्टिकल्स को हमने रखा था एयर या वैक्यूम में, दूसरे को हम उसी चार्ज पार्टिकल्स को हमने फिर कहाँ प्लेस किया, तो लिक्विड में प्लेस किया, तो वहाँ पे फोर्स का वैल्यू हमारा क्या हो चुका था, डिक्रीज कर चुका था 80 टाइम्स, ठीक है। तो एक इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से एक बात और आपको समझ में आया होगा कि अगर हम फोर्स दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा, तो रिलेशन हमारा होगा कि अगर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अगर हमारा क्या हो रहा, इंक्रीज करेगा, तो फोर्स का वैल्यू जो होगा हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट हमारा जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सेकेंड डिफिनेशन हमारा होगा सेकेंड डिफिनेशन में हम लोग लिखेंगे इट इज also defined as the ratio of
ratio of force between force between two charges in air to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, या सिंपली आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक ना भी लिख करके डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स हमारा लगता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। हम ओनली फोर्स ही हम लिखेंगे, टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in medium where all conditions are same, where all conditions are same। ऑल कंडीशन आर सेम का यहाँ मतलब ये हुआ कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जो हमने एयर में रखा था वही वैल्यू किसका होगा जब उसको मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, उसको इमर्स्ड करेंगे, जो कि हम एक आपको एग्जांपल देके समझा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखना चाहेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, नाउ ये आपका डेफिनेशन हो गया। इसी को हम थोड़ा सा प्रूव करके देख लेते हैं कि रियल में क्या आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको एक बात याद रखना होगा, एक बात ये याद रखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी की अगर हम बात करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको हमने ये बताया, क्या बताया कि एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इस कंडीशन में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट होता है किसके लिए, के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे फोर्स के लिए, तो फोर्स के लिए हम लोग लिखेंगे एफ नॉट बाय एफ एम लिखेंगे, मतलब एफ जीरो ऊपर होगा और एफ एम मीडियम जो होगा ये नीचे होगा। ऐसा इसलिए हो जाता है, फाइनल करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि फोर्स जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मतलब अगर फोर्स अगर बढ़ेगा तो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू हमारा कम होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, the force between two charges in air। तो एयर की बात करेंगे तो हम Fm बराबर लिख सकते हैं
आप ये पूरा समझ चुके होंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि Fa किसके लिए लिया है कि फोर्स जो हमारा एयर में जब चार्ज पार्टिकल रखा हुआ रहेगा तो उसके लिए हमने क्या लिया Fa लिया। तो Fa बराबर कितना होगा 1/4 Q1 Q2/r²। फिर जब इसी चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग किस में रखेंगे सेम डिस्टेंस पे हम उसको इमर्ज कर दिए किसी मीडियम में। सपोज दैट हमने मीडियम क्या ले लिया वाटर ले लिया, वाटर में हमने इसको इमर्ज कर दिया तो उस कंडीशन में फोर्स इसका कितना होगा 1/4πε_m। अब आप कहेंगे यहाँ पे ε m क्यों आ गया, तो हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए जो कंसीडर किए हैं सिंबल, उस सिंबल को हमने क्या माना है ε m माना, ठीक है। इसलिए अब हमने क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया। जो डिफिनेशन आपका था यह रेशियो किसका फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद में यहाँ आप समझ लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद अब यहाँ पे इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा 4πε0, सॉरी ε0 तो नहीं कैंसिल होगा, 4π कैंसिल हो गया, Q1 Q2 कैंसिल हो गया, Q1 Q2 कैंसिल हो गया, r² और r² कैंसिल हो गया, क्योंकि Q1 Q2 का वैल्यू सेम था हमारा और डिस्टेंस भी हमारा सेम था, ये सारे वैल्यू कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हमारा क्या आएगा FA/FM आएगा, ठीक है। FA/FM को हमने यहाँ पे क्या लिखा, FA/FM को हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा EM/ε0, ठीक है। और ये पहले से ε/m/ε0 को हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम लोग K से इंडिकेट करते हैं और εr से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से इसको लिखेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक, तो आपको ये हो गया। इसी को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो FA/FM बराबर हम लोग K भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर K बराबर क्या होता है, या फिर हम लोग इसको FA/FM बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तो इसका तो हम लिख ही चुके हैं K, और इसको r भी लिख सकते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी का ये फॉर्मूला हमारा यूज हो सकता है। तो हम लोग सिंपली यूज क्या करेंगे कि बहुत सारा जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम लोग किसको बोलेंगे। तो इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक रेशियो हमारा किसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। दूसरा हमारा ये रेशियो हमारा किसका, तो फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम है। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर हम इसको आप राइट कर चुके होंगे तो यहाँ से हम दो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं कि εr इक्वल या K मान सकते हैं इसको εm/ε0, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, इसको हम लोग क्या बोले रिलेटिव परमिटिविटी बोले, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी हमारा क्या रिलेटिव परमिटिविटी है, ये भी हमारा क्या, इसी को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं εr इक्वल FA/FM। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी आपको कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहलाएगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से
दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें आपको याद ये रखना है कि जब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम के अकॉर्डिंग जब हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि मीडियम हमारा ऊपर होगा और जो एयर है या वैक्यूम होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वो नीचे होगा। और जब रिलेटिव परमिटिविटी को हम फोर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि एयर हमारा ऊपर होगा और मीडियम हमारा नीचे होगा। इसलिए चूंकि दोनों केस में हमारा फोर्स के साथ अगर इसकी बात करेंगे तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ। तो इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम हुआ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो, अगर आप ऐसा बताते हैं तो नेक्स्ट जब इसका हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन बना लेंगे। इसी का आप लिखेंगे, 10 नंबर टॉपिक हो चुका था, 11 इसी को कर लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, या इसको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह की पॉइंट लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। की पॉइंट्स, तो की पॉइंट्स की बात करेंगे तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि बहुत जगह हम लोग को बोलते हैं कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं वो कितना होता है, 1 होता है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। तो उसको देखिए कैसे 1 होता है। 1 इसलिए होगा कि अगर हम बात करेंगे यहाँ से हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1। अब कैसे 1 होगा, तो 1 इसलिए होगा कि हम लोग यहाँ पे के इक्वल हम लोग क्या लिखे थे, एफ ए बाय एफ एम, जानते हैं। एफ ए का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर, और फिर इसको पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन आर होगा, क्या होगा, एप्सिलॉन आर होगा। तो एप्सिलॉन आर की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ये भी कितना होगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब इसको पूरा का पूरा कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपको वही बात है। तो यहाँ क्या था, एप्सिलॉन सीधा सिंपली हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मीडियम भी हमारा क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो आप कंसीडर कर चुके हैं, लेकिन मीडियम के जगह भी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, एयर का यूज कर रहे हैं मीडियम के जगह। तो इसलिए ये एप्सिलॉन एम के जगह भी कितना होगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग के का वैल्यू एयर के लिए कितना होगा, एयर और वैक्यूम के लिए क्या होगा, एयर और वैक्यूम के लिए 1 होगा। ठीक है, अब इसमें अब ये एयर भी हमारा क्या इंसुलेटर है। ठीक है, तो अगर अदर इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करेंगे तो
के का जो वैल्यू होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा मोर देन 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख सकते हैं द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक constant of all other dielectric constant of all other insulator are more than one होगा। ठीक है, इस इंसुलेटिंग के अलावा जिसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो मोर देन 1 होगा। अब इसी में एग्जांपल की जैसे बात कर लेते हैं। लिख लिए, राइट कर लें इसे। और एक बात हमने आपको पहले बता दिया था कि इसका जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आपको मिलता है बनाने के लिए, तो जो भी जैसे कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। तो अगर उसको इससे प्रीवियस में भी हमने रखा था कि फोर्स जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि अगर मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो डिक्रीज करेगा। तो लिख सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is increases, then the value of force between charges will be decreased। जैसे अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे सपोज है एग्जांपल अगर देखेंगे, जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एयर है, एयर में दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का फोर्स, हमारा जो फोर्स है, इन दोनों के बीच फोर्स है, इस फोर्स को हमने Fa कंसीडर किया। ठीक है, और इसी को अगर हम क्या करते हैं, वाटर में लाते हैं, सेम चार्ज पार्टिकल्स को हमने वाटर में लाया है, ठीक है। तो वाटर में जब लाएंगे तो इसके बीच का फोर्स हमने कंसीडर किया Fm। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसमें फोर्स इन वाटर, now the force in water में अगर कंसीडर करेंगे तो K, हमने आपको एक बात बताया था कि Fa/Fm इक्वल कितना होता है, K। ठीक है, और वाटर में K का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर आप लिख लेंगे कहीं पे, the value of dielectric constant of water, yeah, K for water is 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए हमारा कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग
लिख सकते हैं हम। आपको फोर्स किस में निकालना है? FM में निकालना। किस में निकालना है? FM में निकालना। तो FM इधर आएगा तो इधर आ जाएगा। तो FM बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? FA/K लिख सकते हैं। और K का वैल्यू वाटर के लिए कितना? तो K का वैल्यू आपको वाटर के लिए पता है कितना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो होता है वो 80 होता है। तो ये आप 80 पुट करेंगे तो FM का जो वैल्यू हो गया FA/80। ठीक है, तो ये क्या हो चुका? मीडियम में फोर्स का वैल्यू जो चार्ज के बीच था वो 80 टाइम्स हमारा क्या हो चुका? कम हो चुका। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। आप ये पूरा समझ चुके होंगे। राइट कर ले इसे। और आज का सारा क्लास हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझाने में ही चला गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, और जो आगे का टॉपिक है, जैसे आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं? कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ तक का आप नोट्स कंप्लीट कर लें, और फिर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।